भारत में सामाजिक न्याय एवं कल्याण की दिशा में किए गए नीतिगत प्रयासों को समझने से पहले स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व औपनिवेशिक शासन की कार्यप्रणालियों को समझना आवश्यक है। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द कॉलोनियल रूल बिफोर इंडिपेंडेंस। औपनिवेशिक शासन की कार्यप्रणालियों को समझना आवश्यक है। लाइन बदलें। द पर्पज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज weaken the demand for economic exploitation. The purpose of British rule in India was to weaken the demand of economic exploitation. भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य आर्थिक शोषण and obstacles in its path एवं उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं such as जैसे कम्युनिटी यूनिटी सामुदायिक एकता, कामा नेशनल कॉन्शियसनेस राष्ट्रीय चेतना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एंड अदर सिविल राइट्स तथा अन्य नागरिक अधिकारों की मांग को कमजोर करना था। अन्य नागरिक अधिकारों की मांग को कमजोर करना। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने अपनी मुनाफे के लिए, अपने फायदे के लिए इन चीज़ों पे वार किया जो दिखा भी, बांट दिया, बांटो राज करो, ऐसे तमाम चीज़ें जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे कुछ ये लिखें, लास्ट में एक लाइन लिखते हैं इसमें, ऑल थ्रू यद्यपि some legal efforts were also made, by the British rule। यद्यपि ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में सामाजिक सुधार के रूप में कुछ वैधानिक प्रयास भी किए गए। इसमें बच्चे लिखेंगे बाय द ब्रिटिश रूल इन द फॉर्म ऑफ सोशल रिफॉर्म इन इंडिया किए गए। ऐसे 1-2 करके 3-4 लिख लीजिए। पहला लिखिए, अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। वैसे तो चार्टर और भी आए हैं, बट जो जरूरी चीज है वो बता रहे हैं। 1833 अंडर द चार्टर एक्ट 1833, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत डिस्क्रिमिनेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट वाज एबॉलिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड वर्ण। वर्ण समझते हैं ना, कैटेगरी लिख दीजिए, कास्ट एंड कैटेगरी। 1833 के चार्टर के तहत जाति और वर्ण के आधार पर सरकारी नियोजन में भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो एक प्रकार से उन्होंने सब चीजों पे प्रहार किया, लेकिन वक्त के साथ जैसे जो परिस्थितियां बनी, जैसे ब्रह्म समाज आया, सामाजिक धार्मिक सुधार आए, हल्ला गुल्ला हुआ, भारत में जो चेतना थी, जैसे हम समझ गए कि आप मेरा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो उनको भी अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ जो कानून में संशोधन आए, ये कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस को डिफाइन करने लगे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सोशल जस्टिस को इस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी सरकारी नीतियां हैं या विभिन्न तरीके के जो सोशल जस्टिस के लिए डायमेंशन डेवलप किए गए, वो सीधे अगर स्वतंत्र भारत में आकर आप समझना चाहेंगे तो थोड़ा सा कनेक्ट कम होगा। तो इसको ब्रिटिश काल से समझना ज़्यादा आसान है। वैसे तो प्राचीन काल से लेकर के अब तक के इतिहास में देखे होंगे कि हमारा समाज कई उथल पुथल के साथ, कई तरीके के दांव पेच के साथ, या कई तरीके की विपन्नता संपन्नता के साथ गुजरता चला आया है। और वहीं पर समृद्धि भी छुपी थी, वहीं पर भेदभाव भी था, और यह कहीं ना कहीं रूपांतरित होते हुए आज का समाज मिला। तो हम बहुत पीछे जाएंगे तो पूरा ठीक नहीं है,
लेकिन जो ब्रिटिश काल का भारत था वो समीप का भारत है आज के भारत से। तो उस समय भी चाहे कम्युनलिज्म की बात हो, चाहे डिस्क्रिमिनेशन कास्ट वाइज हो, या वर्ण व्यवस्था रही हो, या स्त्री पुरुष की शिक्षा में रही हो, या जाति बिरादरी में सब बंटे थे। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपको बार बार एक्सप्लॉइट करके लाभ लेना चाहेगा तो ऐसा नहीं होता है कि पता भी ना चले। तो धीरे धीरे जैसे जैसे भारतीयों को अंदाज़ा होने लगा कि अंग्रेज़ों का जो पर्पज़ है, जो मन है, वो हमारे प्रति हमारे हितों को लेकर के तो नहीं है, तो कम से कम अपने हितों को के लिए क्या बेहतर है वो सोच तो आई होगी। और फिर जो संगठन थे, जैसे कोई धर्मांतरण कर रहा है, मान लो 1813 का चार्टर अगर पढ़ेंगे तो ईसाई पादरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई थी। मैं 1833 का चार्टर बताया ना, जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए कानून लाया गया। लेकिन जो 33 में था, एक प्रकार से वहाँ पर भी तो एक नया डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो गया था ना। भाई कोई भी व्यक्ति अपनी चीज़ का प्रचार, जैसे आप फेसबुक पे अपनी चीज़ डालते हैं तो आप अपने को श्रेष्ठ समझ के डालते हैं ना। आप कुछ भी लिखते हैं लेकिन सोचते हैं कि सामने वाला आपकी तारीफ करे और आपके बारे में अच्छा लिखे। तो 1833 में, जब 1813 में जब चार्टर में ये सुविधा दे दी गई कानून में कि साहब जो है ईसाई पादरी भारत में आके धर्म प्रचार कर सकते हैं। अब आप इसको दूसरे एंगल से भी तो समझ सकते हैं। भाई हमारे अंदर चलो मान लो चेतना नहीं है, कभी कभी देखे होंगे कि घर पे कोई व्यक्ति कंबल बेचने आता है, कोई किसी भी तरीके से घर में एंट्री करता है, या आपने देखे होंगे टीवी में कहीं, तो वही गले पे चाकू रख करके घर लूट लेता है। बहाने कुछ और हैं, करने कुछ और आया। तो इसमें चौकन्ना रहने की ड्यूटी आपकी थी। तो जब 1813 में ईसाई पादरी भारत में आए धर्म प्रचार के लिए, तो उनके पास क्या थे? उनके पास पादरी थे, हमारे पास जनता थी। तो एक पादरी सैकड़ों लोगों को धर्म की बातें बताएगा। तो एक चीज आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि भाई जैसे हम जिस धर्म में हैं, हिंदू धर्म के हैं, तो हम अपने सनातन पुरातन व्यवस्था को हम कमजोर क्यों बताएंगे? जहां कोई गड़बड़ियां हैं उसको चर्चा करेंगे, लेकिन बाद में ये भी बताएंगे कि ये सुधारा गया। जैसे माना हमारे यहाँ सती प्रथा था, तो हम सती प्रथा को अच्छा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। लेकिन जब सती प्रथा का अंत हुआ तो हमने अच्छा माना ना कि भाई अब नहीं है ये। विधवा विवाह नहीं था हमारे यहाँ, ये भी शुरू हुआ कि नहीं हुआ? एक जमाने में तो महिलाएं स्कूल ही नहीं जाती थी। आज ये स्थिति है कि महिलाएं स्कूल ना जाएं तब मुसीबत है। पहले स्कूल जाती थी, जाए ना, मतलब उनको रोकने में ताकत लगाई जाती थी। आज स्कूल भेजने में ताकत लगाई जा रही है। तो हमने समय के साथ जो विसंगतियां समाज में थीं, आप इसको धर्म से मत जोड़िए, ये सामाजिक विसंगतियां होती हैं। हिंदू धर्म कहीं लिखा है क्या कि स्त्रियों को ज्ञान नहीं होना चाहिए? अरे जिन लोगों ने लिख दिया है उस जमाने में रहा होगा। आज की तारीख में कोई लिख के दिखाए। आज तो नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो स्लोगन बदल गया ना। तो आज के वक्त के हिसाब से किसी चीज को समझना है तो थोड़ा पीछे आप जा सकते हैं। तो जब पादरी आया, तो पादरी धर्म प्रचार करने आया तो धर्म अपना अच्छा बताएगा ना, श्रेष्ठ बताएगा। तुम्हारे में बताएगा तुम बेकार हो, कहाँ लगे रहते हो, ये है वो है, जो भी कमियां होगी 3-5 बताएगा। तो कमी आपको दिखने भी लगे, भले ही कमी ना हो तो अपना उल्लू सीधा कर रहा है, लेकिन कमी तो आपको दिखने लगी ना। तो कम्युनिटी की जो एक यूनिटी है, जो आपके चेतना है, जो समझ है, वही आपको संपन्न बनाएगी। और उसी पर प्रहार कर देते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देंगे ना आप। भेदभाव पैदा हो गया। जिन लोगों ने इस देश में क्रिश्चियन धर्म को अपनाया होगा, आपने इसमें हमें क्या बताने की कोई चीज शेष रह जाती है कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपने धर्म से श्रेष्ठ न समझा हो। दूसरा लिखो, 1833 के चार्टर के अंतर्गत अंडर
द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज अलाउड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ slaves and finally abolish slavery. दास कहते हैं इनको। 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत ही भारत सरकार को दासों की अवस्था सुधारने और अंततः दासता समाप्त करने की आज्ञा दी गई। निषेध अधिनियम, सती एबोलिशन एक्ट 1829, सती प्रथा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। यह भी एक सोशल जस्टिस था। एंड आप कह सकते हैं सती प्रथा, कस्टम्स जो प्रैक्टिस थी वो। ठीक है, एक और लिखो ठगी प्रथा का अंत। ऑल्सो एबॉलिश्ड बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द प्रैक्टिस ऑफ चीटिंग, है ना, ठगी प्रथा का अंत दिया। एक लाइन लिख लीजिएगा, 18 लिखो, एजुकेशन पर डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन 1854, डिक्लेरेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा पर घोषणा पत्र। ये किसका था? चार्ल्स वुड ने ये शिक्षा पर, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र शिक्षा में सुधार की दृष्टि से था। और आपने मैकाले का अंग्रेजी के लिए जानते हैं, लेकिन वो यहाँ पर सोशल जस्टिस के हिसाब से नहीं माना जाता है। आगे लिखे हंटर कमीशन 1882-83। यह बच्चा प्राइमरी एजुकेशन पर के डेवलपमेंट को लेके था। लिख लो प्राइमरी शिक्षा। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा आज़ादी में दिखता है। और लास्ट में लिखते आइए, पहला संविधान संशोधन 1951, भूमि सुधार किया गया ना, ये भी सोशल जस्टिस की दृष्टि से था, 1951। ठीक है, आर्टिकल 31A, 31 का, 31B, 31 ख added by फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ये संशोधन क्या बोलेंगे, अमेंडमेंट, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 9th शेड्यूल भी लिख लीजिए यहीं पर, ठीक है ना। इसके बाद लिखिएगा विशेष विवाह अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, इसको बोलेंगे हिंदू एडॉप्टेशन, क्या बोलेंगे इसको, हिंदू सक्सेशन बोलते हैं क्या, सक्सेशन लिखिए। हिंदू तलाक, हिंदू दत्तक ग्रहण, आगे लिखिए हिंदू दत्तक ग्रहण व भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। लिखें डावरी एक्ट, डावरी प्रोहिबिशन एक्ट लिखिएगा 1961। और एक और लिख लीजिएगा प्रोहिबिशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक, प्रोहिबिशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट। आगे हम बात करेंगे तो इसके कुछ लीगल पहलू की बात करेंगे।